नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के चक्रव्यूह में घिरते जा रहे हैं? क्या वे भाजपा के साथ असहज महसूस कर रहे हैं? क्या सियासी जो जाल है भाजपा का, उसमें बुरी तरह घिर रहे हैं? क्या उनको नाराजगी है बीजेपी के नेताओं के सांप्रदायिक बयानों से? क्या वे गुस्से में हैं झारखंड में सिर्फ 2 सीटें मिलने से? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस एपिसोड में ढूंढेंगे। कल यानी 28 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने बिहार एनडीए की बैठक बुलाई है, जिसमें वे जेडीयू के नेताओं से अलग से बैठक करेंगे। लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है कि गिरिराज सिंह और अररिया के सांसद प्रदीप सिंह को फटकार लगेगी सांप्रदायिक बयानों के कारण, क्योंकि जेडीयू का मुसलमान वोटर्स के एक हिस्से पर एक अधिकार है, यानी मुसलमान वोटर्स भी जेडीयू के साथ होते हैं। उसकी नाराजगी का खतरा है यदि नीतीश कुमार इस पर नहीं बोलते हैं तो। क्या होगा कल की बैठक में और इन तमाम सवालों के जवाब क्या होंगे? सीधे चलते हैं लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी के पास। प्रभात जी, पहला सवाल तो यही है, बैठक में क्या होने जा रहा है? क्या चुनाव की बात होगी या फिर गुस्से का इजहार करेंगे नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वह पूरी तरह से असहज महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से भाजपा ने उन्हें अपने महाजाल में कैद कर लिया है। महाजाल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं मैं कि सामान्य तौर पर जाल होता है, यह महाजाल है। इसमें कई तरह से उनकी घेराबंदी हुई है और यह घेराबंदी को मैं एक एक करके जो संक्षिप्त में बता देता हूं कि पहली घेराबंदी ये है कि बिहार में जिस तरह से ईडी और सीबीआई कहीं तेज ढंग से यहाँ कार्रवाई कर रही है, संजीव हंस को और गुलाब यादव को कस्टडी में लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। कहीं ना कहीं वह तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वह उन नीतीश कुमार के उन खास लोग और उन खास अधिकारियों को अपने सत्ते में ले, जिससे नीतीश कुमार 43 और 45 से ऊपर का ख्वाब नहीं देख सके। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार के मन में फिर से बड़े भाई का भाव पनप रहा था और वह जिस तरह से विधानसभा चुनाव जल्द कराने की मांग कर रहे थे, उसको देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में इस तरह का महाजाल बिछाया है कि जिसमें नीतीश कुमार अब पूरी तरह से असहज हो चुके हैं और यह असहज वो घर के भीतर भी है और घर के बाहर भी है। घर के बाहर गिरिराज सिंह जो सांप्रदायिक फायर ब्रांड नेता है, वो बिहार में उन चीजों को चुनौती दे रहे हैं जिन चीजों को लेकर 19 सालों से बीजेपी ने कभी हिम्मत नहीं जुटाया था। यह सांप्रदायिकता का मामला है। उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा करने की योजना कई बार अश्वनी चौबे और गिरिराज सिंह की पहले भी इच्छा रही है और कई मौके पर वह इस तरह का रैली निकालने की इच्छा जता चुके थे, लेकिन आखिरकार इस बार भले ही भाजपा इससे पल्ला जोड़ती रही, हटाती रही, आरएसएस समर्थन करते रहा, जो भी हो, लेकिन गिरिराज सिंह ने आखिरकार हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाला और अररिया में जाके जो करना था, जो संदेश देना था, वो संदेश दे दिया। भले ही प्रदीप सिंह के खिलाफ सनहा दर्ज हो गया है, गिरिराज सिंह के खिलाफ भी
कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी चल रही है और यह कल की बैठक के बाद स्पष्ट होगा कि नीतीश कुमार क्या कार्रवाई करते हैं। तो नीतीश कुमार को चुनौती के रूप में हिंदू स्वाभिमान यात्रा को इसलिए देखा जा सकता है कि अभी लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हुआ, किशनगंज की सीट जदयू को लड़ने के लिए दी गई थी, तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा करना था और वहां हिंदू प्रत्याशी देकर आजमाना चाहिए था ताकत गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी को। वहां तो लड़ने के लिए जनता दल यूनाइटेड को दिया गया और जनता दल यूनाइटेड को जितनी बड़ी सफलता मिली या जितना वोट मिला, ये तय है कि उससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज का कहीं ना कहीं से जुड़ाव नहीं है जनता दल यूनाइटेड से। आप कटिहार में देख लीजिए, अररिया में देख लीजिए और कई जगहों पर, अररिया में तो भाजपा ने उसका फायदा लिया, लेकिन कटिहार में भी नुकसान पहुंचाया है, किशनगंज में भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यक वोटरों के बीच जदयू की ताकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के बीच सबसे बड़ा संदेश रहा है, जो बातचीत के क्रम में भी साफ साफ आता है कि मुसलमान एक बात पर नीतीश कुमार को साधुवाद देते हैं या उनके प्रति आस्था और संतोष व्यक्त करते हैं कि कम से कम 19 साल के राज में जो भी हो, लालू और नीतीश कुमार का जो मिला जुला कोशिश रहा या दबाव रहा, उसके कारण हम लोग सुरक्षित रहे कि उत्तर प्रदेश जैसी घटना नहीं हुई और कटोगे तो बटोगे या मरोगे या कटोगे, इस तरह की नौबत इन दोनों नेताओं ने नहीं आने दिया। तो अब आने वाले समय में आगे उनको जिस तरह से भयभीत करने का प्रयास किया गया है और नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास किया गया है, इससे नीतीश कुमार के मन में बड़ी नाराजगी है। जहानाबाद में भी अति पिछड़ा जो थे चंदेश्वर चंद्रवंशी, वो हारे, जबकि इतनी अच्छी स्थिति थी, सब जगह जनता दल यूनाइटेड इतने अच्छे वोटों से जीता। कहीं ना कहीं वहां भी बीजेपी का जो अति पिछड़ा के प्रति जिस तरह से रहा व्यवहार और जिस तरह से वहां एक्ट किया उस इलाके में, तो उस इलाके में जो भाजपा हारी है या जो घटनाएं घटी है, उसमें आप अति पिछड़ा वोट का आप महत्व समझ सकते हैं। ये भाजपा को अगर झटका लगा है तो उसमें अति पिछड़ा का महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार का लव और कुश जो वोटर था, उसका एक निर्णायक भूमिका रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी नीतीश कुमार का जो प्लस पॉइंट है, कुर्मी कोयरी वोटर, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, इस सभी को महिलाएं भी। भाजपा कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ करना चाहती है। तो क्या आप क्या देखते हैं कि जो ये नाराजगी है या चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार को तो पता ही होगा, क्या लग रहा है कि जो केंद्र में सरकार है जहां जेडीयू का समर्थन है, बीच बीच में अनुमान लगाया जाता है कि अब वो सरकार से समर्थन वापस लेंगे, फिर समर्थन वापस लेंगे, तो क्या लगता है ये दिख रहा है ऐसा होगा क्या, या ये चलता ही रहेगा? ये तमाम कांटे, ये तमाम विष पीकर के नीतीश कुमार बीजेपी के साथ और एनडीए के साथ बने रहेंगे? देखिए, तमाम स्पीकर अगर वो बीजेपी के साथ बने रहे और उनका कुर्सी का प्रेम अगर दिखता रहे तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बाधा ये है कि आज जिस मुकाम पर जनता दल यूनाइटेड पहुंच गई है, वहां कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्टी में दरार आ चुका है और जो भुजा पार्टी के लोग हैं वो विशुद्ध रूप से वो ईडी के कारण हो, सीबीआई के कारण हो या भाजपा प्रेम के कारण हो या अपने आगे के भविष्य को देखते हुए वो कहीं ना कहीं वो भाजपा के सामने नतमस्तक है और भाजपा के लिए नीतीश कुमार को किसी भी तरह से उसमें बनाए रखने के लिए दबाव की राजनीति में जुटे हुए हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप ललन सिंह का बयान देखिए, संजय झा जी का कार्यकलाप देखिए, अशोक चौधरी का कार्यकलाप देखिए या अन्य जो भी अन्य नेता हैं उनको अगर देखिए तो आपको ये तय लगेगा। विजय चौधरी सबसे बड़ा
नायक है इसके विजय चौधरी, जो काया की तरह छाया के साथ अटके, जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है उसके सबसे निकट अगर हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार विजय चौधरी है। और विजय चौधरी नीतीश कुमार के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उसकी चर्चा कई मीडिया पर, कई चैनल पर, जो उस संवाददाता या जो हमारे चैनल के साथी हैं वो जिस तरह से बताते हैं उससे देख कर लगता है कि कहीं ना कहीं विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। और यही आरोप उनके नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार पर लगता है। दीपक कुमार पर भी यही आरोप है कि उन्होंने नीतीश कुमार को हाईजैक कर रखा है और वो कहीं ना कहीं ये दिया जो है ये जनसंघ का दिया है और ये दिया बीजेपी का दिया है। और जिसने अभी उनके पुत्र और उन पर जिस तरह से कार्रवाई ईडी और सीबीआई ने की है और उसके गिरफ्त में है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कंपेल करके बीजेपी में बनाए रखना चाहती है। और कल की बैठक में ये जो विरोधाभास है, बहुत लोगों में विरोधाभास है, तो समझ जाइए कि जो लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कुछ माइंडसेट अलग है, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका माइंडसेट अलग है। ऐसी स्थिति में अब कल की बैठक निश्चित तौर पर कुछ निर्णायक होगी। अगर कल की बैठक में सिर्फ इतनी ही बात होती है कि हम लोग उपचुनाव कैसे जीतेंगे और उसका प्रचार क्या होगा, कौन स्टार प्रचारक होगा और कैसे कैसे हम लोगों को सब जगह एकजुट होकर एनडीए को जिताना है, तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार सरेंडर और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं से अपना कुर्सी जो है सिर्फ बचाने का फैसला किया है तत्काल। और आप तैयार हो जाइए कि अगला मुख्यमंत्री को खोजने के लिए कहीं ना कहीं इस युग का अब अंत होने वाला है। नहीं, आपने अभी कहा कि जैसे विजय चौधरी की बात की उन्होंने हाईजैक कर लिया या फिर चीफ सेक्रेटरी की बात कही। अभी पूर्व डिप्टी सीएम सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अच्छा सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। तो आपकी बातचीत से तो ये दिख रहा है ना, ये प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार भले पिछड़े समाज से हैं और बिहार को लगता होगा कि पिछड़े समाज का एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है, सरकार चला रहा है, लेकिन सरकार तो अपर कास्ट चारों तरफ से जो थिंक टैंक है या जो उनको घेरे हुए है, जिसको आप कुछ लोग चांडाल चौकड़ी भी कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, तो वो तो सारे जो लोग इर्द गिर्द हैं वे तो अपर कास्ट के लोग हैं, तो सरकार तो अपर कास्ट के ही लोग ही चला रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जिन अभी झारखंड को देख लीजिए, संजय झा को जो झारखंड में ड्यूटी मिली वहां पार्टी के लिए मैंने जो समझौता करने के लिए और सीट को प्राप्त करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां कुर्मी की संख्या 22% से अधिक है। इसके बावजूद वहां मैंने जनता दल यूनाइटेड को सिर्फ 2 सीट मिले और 11 सीटों की मांग की जा रही थी ना। हाँ, 11 सीट को मांग की जा रही और आरजेडी ने वहां 7 सीट को मांग किया अंत में और 6 सीट उनको हासिल हो गया। तो किस तरह से संजय झा भाजपा के सामने नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को किस तरह कहा किस स्थिति में रखे हुए हैं ये दिख रहा है। ये कई मामलों में जो भी भारतीय जनता पार्टी से ये इनको जो बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, इसके ये एक लाइजनर के रूप में बीजेपी और जेडीयू के बीच में थे। ये कोई बहुत बड़े संगठन करता और कोई बहुत बड़े जन नेता नहीं थे जो इनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, एक लाइजनर के नाते दिया गया था। लेकिन उसमें अगर आप सही ढंग से आकलन कीजिए तो हमेशा बैकफुट पर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को पहुंचाया है। जी, आपने अभी कहा कि नीतीश एरा का अंत 2025 चुनाव के बाद हो जाएगा। तो क्या बीजेपी ने जिस तरह से जाल बुना है, जिस तरह ईडी का प्रयोग करते हुए और बाकी जो उसके तौर तरीके हैं, एक तो क्षेत्रीय दलों को धीरे धीरे खत्म करने का, अभी आरसीपी सिंह जैसे नेताओं को जेडीयू से तोड़ा, फिर पार्टी में लिया और उसके बाद लिखो फेंको कलम की तरफ फेंक दिया,
आरसीपी अभी नई पार्टी की घोषणा करने वाले हैं। तो ये सब क्या दिखाता है कि नीतीश कुमार भी को भी इस तरह से घेरते हुए 2025 चुनाव के बाद एक तो उम्र भी उनका लगभग 73-74 के आसपास हो गया है और सेहत को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। तो 25 के बाद क्या हम लोग नया मुख्यमंत्री देखेंगे और वह भी बीजेपी का, या फिर अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तब तो कुछ अलग ही होगा। लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री होगा? यह अनुमान कयास लगाया जा सकता है आज की परिस्थिति को देखकर, राजनीतिक परिस्थिति को देखकर। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा घर था जनता दल यूनाइटेड, माने बिहार में जो माने आरजेडी और बीजेपी के बीच एक कड़ी के रूप में था और एक अलग शक्ति के रूप में कुर्मी और कोयरी मतदाता मिलकर इस पार्टी को खड़ा किए थे। आज कुशवाहा की राजनीति को देख लीजिए तो वहां भी असुरक्षा है। लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी पूरी तरह से संतुष्ट और पूरी तरह से मजबूती नहीं महसूस कर रहा है। सम्राट चौधरी के साथ देख लीजिए तो वहां भी नहीं है। और जो अभी आपके आरजेडी के जो नए सांसद और वहां नेता बने हैं उनके साथ भी अगर कह लीजिए तो कुशवाहा वर्ग, कुर्मी वर्ग का भी अगर आप हालचाल देख लीजिए तो कुर्मी का तो ये हालत है, ये कुछ दबंग और जो सामंत टाइप के लोग हैं वो दरभंगा में कई जगहों पर जिस तरह से अब इस सरकार में जिस तरह से कुर्मी धानुक पर अत्याचार हो रहा है, पिटाई हो रही है, उनको सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। तो इस स्थिति में अब कुर्मी सरकार में भी नीतीश कुमार को लेकर एक अजीबोगरीब स्थिति है। कहीं ना कहीं उनके प्रति लगाव है, लेकिन लग रहा है कि यह नेता अब हमारे लायक नहीं रह गए, अब हमारे पकड़ से बाहर है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जनता दल यूनाइटेड में आज 1 महीने से विवाद चल रहा है। मनीष वर्मा इस विवाद को से कन्नी काटकर मुजफ्फरपुर में जब उनके सामने यह मामला उठा तो वो कहीं दूसरे रास्ता ले लिया, उन्होंने उसमें पढ़ना उचित नहीं समझा। जब यह मामला पटना पहुंचा और पटना में जब एकमात्र मामला विक्षुब्ध नेताओं ने रखा कि हमको नीतीश कुमार हमारे जो नेता हैं उनसे मिलवा दीजिए, तो सब शर्तें मंजूर कर ली गई। कहा कि आप संजय गांधी से बात कर लीजिए, संजय झा से बात कर लीजिए। अंत में विजय चौधरी उनसे वार्ता करने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से तो मिलना संभव नहीं है, आप हमको बताइए, हम बात करके इसका निदान करके आपको बता देंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि किस तरह से कैद में बुलबुल है और किस तरह से उनको हाईजैक कर लिया गया है और किस तरह से विजय चौधरी जैसे तमाम नेता कहीं ना कहीं से जो आम कार्यकर्ता या आम नेता जिन्होंने अपनी जवानी 30 साल 35 साल की बर्बाद की है जिस नीतीश कुमार के लिए, उसका चेहरा नहीं देख सकती है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। यही कारण है कि आज एक बड़ा वर्ग आरसीपी से जुड़ने जा रहा है, आरसीपी एक पार्टी बना रहे हैं। अब यह पार्टी बीजेपी के सपोर्ट में है या बीजेपी के विरोध में है, ये तो जो 31 तारीख को उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उससे साफ जाहिर होगा। क्या है कि हर हाल में यह समाज भाजपा के प्रति कहीं से नम्र और लॉयल नहीं दिखता है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर भाजपा के प्रति रुझान दिखेगा आरसीपी के साथ, तो फिर यह समाज कहीं ना कहीं एक चौराहे पर खड़ा दिखेगा। और अगर उनको लगेगा कि नहीं, ये नीतीश कुमार जो इनके इस एरा का युग का अंत हो रहा है, ये हमारे अगले नेता हो सकते हैं, तो उनके साथ जा सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी आरएसएस के बिछाए गए जाल में फंसते जा रहे हैं और जेडीयू के अंदर भी जो संघी सोच वाले जो नेता हैं, जो स्लीपर सेल भी कह सकते हैं, वो उससे भी घिरे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या 2025 का जो चुनाव है, आते आते चुनाव का जब परिणाम आएगा, वहां तक आते आते क्या ये जो नीतीश का एरा है, नीतीश का युग है, वो खत्म हो जाएगा? क्या 2025 में नया मुख्यमंत्री देखेंगे? और जेडीयू का क्या जेडीयू में भी टूट होगी? ये सब कुछ देखना अभी बाकी है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।